गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर नंबर 16 RDBMS एंड माई एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने HTML पढ़ा। HTML में सारे वेब पेज डिज़ाइनिंग में जितने भी टैग्स लगते हैं सब हमने जाने। अब हम माई एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले RDBMS पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये काम किस पे करता है, डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद हम DBMS के बारे में जानेंगे। जब भी कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, एकत्रित की जाती, कलेक्ट की जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। एक इंफॉर्मेशन होना और एक वेल अरेंज्ड इंफॉर्मेशन होना दो अलग अलग बातें हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक अलग मैटर है। वो जब तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई है वो इंफॉर्मेशन है, वो डेटाबेस नहीं है। वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में कब कन्वर्ट होगी, जब हम उसको एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में कर देंगे। जैसे कि स्कूल में सब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है कि सब सारे स्टूडेंट्स का मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, SSMID, जी बहुत सारी आईडीज़, आधार कार्ड, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक कलेक्ट करके रख ली हमने। वो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को यदि हम एक कॉलम के फॉर्म में बनाकर सिस्टमेटिक हर स्टूडेंट को अल्फ़ाबेटिकल कर अरेंज कर स्टोर करते हैं तो वो कहलाता है डेटाबेस। वो क्या कहलाता है? डेटाबेस। तो इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस में थोड़ा सा ही अंतर है। तो ये आप पहले समझिए कि डेटाबेस क्या होता है। द डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज़ यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल, स्कीम, व्यूज़ एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। कोई भी इंफॉर्मेशन यदि एक अरेंज्ड फॉर्म में, चाहे वो टेबल के फॉर्म में हो, चाहे वो रिपोर्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में यदि अरेंज्ड इंफॉर्मेशन है तो वो डेटाबेस कहलाती है ना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कॉलेज का एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब कॉलेज का पूरा स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टीज़ जितनी वहाँ हैं, बैक ऑफिस में जितने भी लोग हैं, सबकी यदि डिटेल हम स्टोर करते हैं एक अरेंज फॉर्म में तो वो कहलाता है डेटाबेस ऑफ अ कॉलेज। जब भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी जाती है, वेल अरेंज्ड फॉर्म में रखी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? डेटाबेस। और इस डेटाबेस को हम बहुत आसानी से रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। यदि वो डेटाबेस है तो हमें उसको कभी ना कभी उसमें से इंफॉर्मेशन देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटाबेस बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि हम उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, व्यू कर सकें, है ना। अब ये डेटाबेस बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि हम इन डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट कर सकें। उसको ऑप्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहले समझते हैं, आपकी बुक में जो डेटाबेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब डेटाबेस आप समझ ही गए कि क्या होता है। जो भी हम सॉफ्टवेयर या टूल या कोई भी एप्लीकेशन जो हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहलाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database management system is the software which is used to manage the database. For example, MySQL, Oracle, etc. आप सभी ने 11th में Oracle की कुछ कमांड्स पढ़ी होंगी जिसमें आपने क्रिएट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये बेसिक कमांड चलाई होंगी शायद, है ना। तो वो आपने कमांड क्यों चलाई थी? आप क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट टेबल, तो वो क्या क्रिएट कर रहे थे? आप एक डेटाबेस ही क्रिएट कर रहे थे। आपने अपनी लैब में भले थोड़ा सा कम रो और कॉलम का डेटाबेस बनाया होगा। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा बनता है, पर हम प्रैक्टिकली अभी बहुत छोटे लेवल पे सीख रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली उनका यूज़ क्या था? MySQL या Oracle, आपने जो Oracle की कुछ कमांड्स चलाई थी तो उसमें आपने क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना पढ़ा था। वही कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इस चैप्टर में आप DBMS, MySQL
थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 11th में जो आपने पढ़ा था, और उसके आगे भी नई नई कमांड अपन सीखेंगे, है ना। इसकी DBMS की हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए MySQL, ओरेकल आदि एक बहुत ही लोकप्रिय वाणिज्य डेटाबेस हैं जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। DBMS डेटाबेस निर्माण, इसमें डेटा संग्रहित करने, डेटा अपडेट करने, डेटाबेस में एक टेबल बनाने और बहुत कुछ जैसे विभिन्न संचालन करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह डेटाबेस को सुरक्षा और सुरक्षित रखता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और कई उपयोगकर्ताओं के मामले में यह डेटा स्थिरता को भी बनाए रखता है। डेटा स्थिरता से यहाँ क्या संबंध है बेटा? जैसा कि आपने डेटाबेस अपडेट किया, गलती से आपने फिर से वही चीज़ अपडेट करी, तो वो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, मतलब जो रिपीट हो रहा है हमारा डेटा या बार बार हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेसी को भी रिमूव करके आपके डेटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। ये मुख्य काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस में हम कर क्या क्या सकते हैं, कौन कौन से टास्क यूज़र डेटाबेस के माध्यम से कर सकता है, DBMS के माध्यम से कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन से मतलब है कि आप DBMS के माध्यम से डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ कोई भी अपनी टेबल स्ट्रक्चर, कोई अलग अलग चीज़ आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेटा डेफिनेशन, इट इज़ यूज्ड टू फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ definition that define the organization of the data in database। बेटा सबसे पहले डेटाबेस बनाने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में डेटा को रखना है, किस तरीके से हमें टेबल बनानी है या रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसमें और एंट्रीज़ डालेंगे कि हम इसमें कौन कौन से डेटा की एंट्री स्टोर करना चाहते हैं। तो डेटा डेफिनेशन का मतलब ही यहाँ ये है कि आप इस तरीके की कमांड यूज़ करके अपने डेटाबेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा अपडेशन। डेटा अपडेशन का मतलब यहाँ ये है कि पहले से बना हुआ जो डेटाबेस है उसमें आप यदि कुछ नया इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहते हो, या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप हटाना चाहते हो, जैसे अपने स्कूल का ही रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी बच्चे ने TC ले ली है तो उसका रिकॉर्ड हमें स्कूल रिकॉर्ड में से हटाना पड़ेगा, और किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसका रिकॉर्ड हमें स्कूल रिकॉर्ड में अपडेट करना पड़ेगा। तो डेटा अपडेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम कुछ भी इंसर्ट करें, मॉडिफाई करें, एक्चुअल डेटाबेस में कुछ भी चेंज करना, जो पहले से बना हुआ डेटाबेस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना, चेंज करना कहलाता है डेटा अपडेशन। डेटा अपडेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर द इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ द एक्चुअल डेटा इन डेटाबेस। इंसर्ट करना यानी कि कोई नई चीज़ उसमें ऐड करना, मॉडिफिकेशन करना यानी कि उसमें कुछ चेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का एड्रेस चेंज हुआ है या किसी बच्चे ने अपनी SSSM ID चेंज कराई है, तो वो मॉडिफिकेशन का पार्ट है कि पहले से जो लिखी हुई SSSM ID है उसको हटा के हमने नई ID इंसर्ट करी, तो वो क्या कहलाएगा? मॉडिफिकेशन। और डिलीट करना, जैसे जो बच्चे स्कूल से जा चुके हैं उनकी एंट्री हम हटा रहे हैं डेटाबेस में, तो हम किस कमांड से हटाएंगे? डिलीट कमांड। और डिलीट कमांड आप सब लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से चलाई होगी, राइट। नेक्स्ट आता है डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का यहाँ ये मतलब होता है कि जब भी हमें उस डेटाबेस में से किसी डेटा की, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम उसको रिट्रीव कर सकें, ले सकें, उसको देख सकें। इट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पर्पज़। किसी भी पर्पज़ से यदि हमें इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकें, ले सकें, है ना, वो कहलाता है डेटा रिट्रीवल। नेक्स्ट इज़ यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम डेटा को सिक्योर,
इंटीग्रिटी मेंटेन और उस पर नज़र रख सकें। ये मॉनिटरिंग करने के लिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर ऐसा ना हो कि हमारा डेटाबेस गलती से डिलीट हो जाए या जब हमें रिट्रीव करना है तब रिट्रीव ना हो पाए, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए यूज़र जो हैं, जो भी डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, वो उस पर अपनी पकड़ रखते हैं, अपना मॉनिटरिंग रखते हैं। ये आता है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। It is used for registering and monitoring users, maintain data integrity, enforcing data security, dealing with concurrency control, monitoring performance, and recovering information corrupted by unexpected failure. यदि कभी कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी कारण से फेल्यूर हो गई तो हमारे पास उस डेटाबेस का एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है कि कभी हमें गलती से डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं चला गया, डिलीट हो गया, फेल्यूर हो गया, रिट्रीव नहीं हो रहा है, तो हम कैसे भी उसको उस इन्फॉर्मेशन को, उस हमारे डेटाबेस को रिकवर कर पाएँ, ये सब कुछ यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं कि डीवीएमएस के माध्यम से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, या डीवीएमएस उपयोगकर्ताओं को किन कार्यों को करने की अनुमति देता है। उसमें सबसे पहला हिंदी में इसको बोलते हैं डेटा परिभाषा। डेटा परिभाषा, जैसा मैंने अभी समझाया कि हम इससे अपने डेटाबेस को डिफ़ाइन कर सकते, परिभाषित कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा अपडेट। डेटा अपडेट भी मैंने आपको बताया अभी कि पहले से जो बना हुआ डेटाबेस है उसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, या हमने कोई गलत एड्रेस लिख दिया, गलत, या किसी बच्चे का एड्रेस चेंज हुआ है तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का डेटाबेस में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो ऐड करना हो, चाहे वो डिलीट करना हो, वो सब कुछ डेटा अपडेट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है डेटा पुनर्प्राप्ति। डेटा पुनर्प्राप्ति का मतलब ये है यहाँ पे कि हम अपने डेटाबेस को दोबारा कहाँ से रिट्रीव कर सकें। जैसे हमने डेटाबेस बना के स्टोर कर दिया है, हमें उसको 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो उसको हम कहाँ से देख सकते हैं, वो हम डेटा रिट्रीवल के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। और लास्ट आता है उपयोगकर्ताओं का प्रशासन। मतलब हम अपने निगरानी में अपने डेटा की अखंडता, सुरक्षा और हम किस तरीके से उसको रिकवर कर सकते हैं। यदि कभी अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर हो गया है, हमारा डेटा डिलीट हो गया, लॉस्ट हो गया है डेटाबेस, तो हम उसको कैसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, उपयोगकर्ता प्रशासन के अंदर आता है, जो ये डेटाबेस पे पूरी अपनी निगरानी रखता है। अब बेटा आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये डेटा परिभाषित करना, डेटा अपडेट करना, पुनर्प्राप्ति, ये सब कुछ कैसे, कहाँ से होता है। तो इन सब को करने के अलग अलग कमांड्स होते हैं जो आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे। डेटा को परिभाषित करने के कुछ कमांड्स होते हैं, तो कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जो डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो कुछ कमांड्स ऐसे होती हैं जो डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये सब अलग अलग कमांड्स होती हैं जिनको हम प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों में पढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। पर ये एक थ्योरी पार्ट है। यदि आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटाबेस किसे कहते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को परिभाषित कीजिए, डीबीएमएस को परिभाषित कीजिए, तो आपको ये थ्योरी पार्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि डीबीएमएस के एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा। यह हमें एक क्लियर और लॉजिकल व्यू देता है पूरी प्रोसेस की, जिससे हम जो भी प्रोसेस यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं उसकी, है ना। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि हम अपने डेटा में क्या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट
क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा कहलाता है। नेक्स्ट इज DBMS कंटेंट्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। DBMS एक ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर रखता है जिससे हम अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं या डेटा लॉस्ट होने पर रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स एसिड प्रॉपर्टीज़ विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेल्यूर। ये एसिड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को एक हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं कि जब हम डेटा फेल्यूर का केस होता है तब हम उससे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं एसिड प्रॉपर्टी के द्वारा। नेक्स्ट इज इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। यह जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम अपना डेटा बनाते हैं तो ये डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी की जटिलता को क्लियर करके एक मेंटेन्ड डेटा हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ये डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ये डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। ये हमें डिफरेंट व्यूज़ देता है डेटाबेस की कि हम जिस टाइप से हम देखना चाहते हैं। सपोज़ हम कुछ फील्ड्स को देखना नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ ज़रूरत है बच्चे के नाम और उसके मोबाइल नंबर की, तो हम एक कमांड के द्वारा केवल बच्चे का नाम और मोबाइल नंबर भी व्यू कर सकते हैं। मतलब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस में से डेटा को व्यू करने की फैसिलिटी देता है। कौन? DBMS। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। हिंदी में देखते हैं। यह डेटा को हेरफेर करने वाली प्रक्रिया का एक स्पष्ट और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हेरफेर करने का क्या मतलब है यहाँ पे? मैनिपुलेशन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है DBMS में स्वचालित बैकअप और पुनर्प्राप्त प्रक्रिया शामिल है। मतलब ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेता है और हमें फिर से डेटा हम प्रोवाइड कर देता है। इसमें एसिड मतलब ACID गुण होते हैं जो विफलता की स्थिति में स्वस्थ स्थिति में डेटा बनाए रखता है। एसिड प्रॉपर्टी के द्वारा डेटा हम मेंटेन रख सकते हैं। इसमें यह डेटा के बीच जटिल संबंधों को कम कर सकता है। जो डेटाबेस में जटिलता होती है ये इसको रिमूव करता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग डेटा के हेरफेर और प्रसंस्करण का समर्थन करने के लिए किया जाता है। हेरफेर से मतलब है मैनिपुलेशन, और इसके द्वारा हम डेटा को व्यवस्थित रख सकते हैं। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। DBMS हमें फैसिलिटी देता है कि हम डेटाबेस को सिक्योर रख सकें। लास्ट है यह उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार डेटाबेस को विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकता है। जैसा यूज़र चाहे ये उस व्यू में डेटाबेस को प्रेजेंट करने की फैसिलिटी देता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS के लाभ क्या क्या हैं। जिसमें पहला आता है कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी। डेटाबेस रिडंडेंसी से मतलब यहाँ ये है कि यह एक ही जगह सिंगल जगह पूरा डेटा को स्टोर करता है। जो कन्फ्यूज़न होता है डेटाबेस में कि हमने एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगह रख रखी है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत, कौन सा एक्यूरेट डेटा है, ये इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। Control database redundancy. It control data redundancy because it stores all the data in one single database file, and that recorded data is placed in the database. ये पूरी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह रखता है जिससे हमें रिट्रीव करने में और देखने में, व्यू करने में डेटा की आसानी होती है। नेक्स्ट आता है डेटा शेयरिंग। इसके माध्यम से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ? केवल ऑथराइज्ड यूज़र के साथ। अनऑथराइज्ड एक्सेस हमें DBMS नहीं देता है। इन DBMS द ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा अमॉन्ग मल्टीपल यूज़र।
जो भी ऑथराइज्ड यूज़र हैं वो डेटा को मल्टीपल यूज़र्स से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इजीली मेंटेनेंस। इट कैन बी इजीली मेंटेनेबल ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये सेंट्रलाइज्ड नेचर का डेटाबेस बनाता है जिसका वजह से हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसमें डेटाबेस को मेंटेन करना आसान है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस टाइम। इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। इसमें हम बहुत कम समय में आसानी से डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकअप। इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी। इससे हम अपने डेटाबेस की बैकअप ले सकते हैं, रिकवरी ले सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जाना कि ये ऑटोमेटिक बैकअप हमें प्रोवाइड करता है ना, जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये हमें मल्टीपल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आइए हम इसके DBMS के लाभ को हिंदी में देखते हैं। डेटाबेस अतिरेक को नियंत्रित करता है। अतिरेक को नियंत्रित करने से मतलब यह है कि ये एकल डेटाबेस फाइल बनाता है, सिर्फ एक ही फाइल बनाता है जिस रिकॉर्ड को वो डेटाबेस में रखता है, जिससे हम डेटाबेस को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। ये डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है डेटा साझाकरण। साझाकरण का मतलब शेयरिंग होता है बेटा, जिसमें हम डेटाबेस को कई यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो सारे यूज़र अधिकृत होना चाहिए। ऑथराइज्ड यूज़र के साथ ही हम डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड यूज़र से यदि शेयरिंग हो जाएगी तो हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, सिक्योर नहीं रहेगा डेटा। तो ये क्या करता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र के साथ हमें शेयरिंग की फैसिलिटी नहीं देता है, ये केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के साथ डेटाबेस को शेयर करने की, साझा करने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट है आसानी से रख रखाव। इसमें हम डेटाबेस को बहुत आसानी से रख रखाव कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत प्रकृति के कारण इसको हम बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं DBMS के, इसमें डेटाबेस को मेंटेन करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। जिसमें पहला आता है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। It requires a high speed of data processor and large memory size to run DBMS software. हमें DBMS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हाई स्पीड डेटा प्रोसेसर लगता है और मेमोरी का साइज़ ज़्यादा लगता है। तो ये एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट आता है साइज़। It occupies a large space of disk and large memory to run them efficiently. जब हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर में मेमोरी साइज़ जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। जितना बड़ा डेटाबेस हमें स्टोर करना है उतना ही हमें साइज़ ज़्यादा चाहिए मेमोरी का। तो ये डिस्क में लार्ज मेमोरी कवर करता है और इसको रन करने के लिए भी अच्छी खासी मेमोरी लगती है। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ अलग से कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमें जब तक यदि हम डेटाबेस को रिलेट करके रख रहे हैं तो इसको मेंटेन करना आसान है। यदि हमने रिलेशनल डेटाबेस नहीं रखा है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, इसलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हायर इम्पैक्ट ऑफ फेल्यूर। Failure is highly impacted the database because in most of the organizations all the data is stored in a single database, and if the database is damaged due to electric failure or database corruption then the data may be lost forever. फेलुअर का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है क्योंकि यदि कोई ऐसे कारण से हमारा डेटाबेस डैमेज हो गया, जैसे कि हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फेलुअर हो गया और हमने डेटाबेस को सेव नहीं कर पाए हैं, तो डेटा फेलुअर
हमारा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम डेटा को रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। ये चांसेस भी DBMS में हो सकते हैं, या अनऑथराइज्ड एक्सेस के कारण भी यदि हमारा डेटाबेस फेल्योर होता है तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे, इनको हम हिंदी में देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत। DBMS सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डेटा प्रोसेसर की एक उच्च गति और बड़े मेमोरी साइज़ की आवश्यकता होती है। हायर मेमोरी लगती है हमें, अच्छा प्रोसेसर लगता है इन सॉफ्टवेयर को डालने के लिए, और मेमोरी का साइज़ भी बड़ा लगता है। नेक्स्ट आता है आकार। इन DBMS सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिस्क और बड़े मेमोरी के साथ एक बड़े इस मेमोरी स्पेस को कवर करता है, इसलिए इसमें मेमोरी अच्छी लगती है, मेमोरी का आकार बड़ा लगता है। उसके बाद आता है जटिलता। डेटाबेस सिस्टम अतिरिक्त जटिलता और आवश्यकताओं को बनाता है, इसको मेंटेन करने में कभी कभी जटिलता आती है। और लास्ट आता है विफलता का उच्च प्रभाव। विफलता डेटाबेस को अत्यधिक प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश ऐसा डाटाबेस कभी हमारा जहाँ स्टोर है वहाँ पे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड कारण से हमारे डेटाबेस को क्षति हो गई है, तो उस क्षति को हम पूरा नहीं कर पाते, इसके कारण हमारा डेटा हमेशा के लिए भी खो सकता है। तो डेटाबेस यदि हमेशा के लिए खो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कुछ इसके हमारे नुकसान हैं। अभी हमने पढ़े